अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायो एंड डाइवर्सिटी के बारे में। तो जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब होता है वैरायटी। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो दैट मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइफ कि जिंदगी कितनी तरह की है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक जगह है, हम देखते हैं यहाँ पे कितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे ह्यूमन है, एक स्पीशी होगी ह्यूमन की। कुत्ते हैं बहुत सारे लेकिन वो एक ही स्पीशी है सारी। डॉग, कैट्स, एक ही स्पीशी की बात करें हम लोग कहते हैं ये एक इलाका है, यहाँ पे तीन तरह की स्पीशीज रहती हैं। मतलब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लेवल क्या है हमारे पास कि 3 स्पीशीज हैं इस इलाके में, मतलब तीन तरह के डिफरेंट इन्वायरमेंट में मौजूद है। अब ये ना हमें एक तो वैरायटी बताता है, लेकिन वैरायटी के साथ साथ हमें अबंडेंस के बारे में भी बताता है कि भाई इस इलाके में है तो वैरायटी के लिहाज से 3 स्पीशीज, बट वो 3 स्पीशीज में इंसान फॉर एग्जाम्पल 40 यहाँ पे रह रहे हैं, डॉग्स यहाँ पे जो है वो 20 रह रहे हैं, कैट्स यहाँ पे 10 है। तो वो कहते हैं सबसे कम फिर यहाँ पे क्या हो गए, कैट्स हैं, सबसे ज्यादा क्या ह्यूमंस हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमें दोनों बातें बताता है, स्पीशी की वैरायटी भी बताता है कि कितनी तरह के हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। अब ये रिलेटिव अबंडेंस हमें डिफरेंट तरीकों से बारे में बताता है। लाइक वे हमें बताता है स्पीशीज के बारे में कि कौन कौन सी हैं, उनके अंदर कौन कौन से जीन्स प्रोएक्टिव हैं और कौन से इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने इन्वायरमेंट की बात कर ली, स्पीशीज की बात कर ली, जीन्स की, और ये सबको हम लोग आगे अगली स्लाइड्स में देखते हैं। ये हमें बताता है स्पीशी की रिचनेस कि कितनी ज्यादा है स्पीशी और उनके अंदर वैरायटी कौन कौन सी है। अब देखिए सबसे पहले इकोसिस्टम है क्या चीज। इकोसिस्टम इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है जिसमें क्या होता है, शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम लोग करें तो उसकी क्या कहते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म interacts with its environment। मतलब क्या, एक इन्वायरमेंट है जहां पे क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। आप इसको इन्वायरमेंट कह लें, इसको सराउंडिंग कह लें, कि अपनी सराउंडिंग में इंटरेक्ट करता है। अब ये इंटरेक्शन इसकी दोनों तरह से है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी हो सकती है और किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी हो सकती है। मतलब इंटरेक्शन विद बायोटिक फैक्टर भी हो सकती है और ए बायोटिक फैक्टर के साथ भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है तो उसके इंटरेक्शन बायोटिक फैक्टर्स में अगर हम लोग देखें तो डॉग के साथ हो सकता है, कैट के साथ हो सकता है, लाइन के साथ हो सकता है, पिजन के साथ हो सकता है। ये क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है इंसान के। ए बायोटिक फैक्टर क्या है, उस इलाके की आबो हवा कैसी है, एयर कैसी है भाई, पानी कैसी है। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, सॉइल कैसी है इस इलाके की। ये क्या है आपके पास ए बायोटिक फैक्टर्स है। तो ये ह्यूमन के इंटरेक्शन है इसके साथ। हम लोग निश की बात करते हैं तो निश क्या है, एक रोल है एक स्पीशी का। अगर हम लोग सिंपल कहें तो रोल ऑफ स्पीशीज इन इट्स इकोसिस्टम और इट्स एनवायरनमेंट, कि अपनी भाई जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां पे वो काम क्या कर रहे हैं। लाइक सबसे पहले वो किस इलाके में रह रहा है, दैट इज इट्स हैबिटेट। उस इलाके में बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, जैसे लाइक प्रेडेशन कर रहा है, मतलब शिकार करके खा रहा है। कंपटीशन में है, जैसे कि एक ग्रास लैंड है, वहां पे हॉर्स, काउ, गोट, शीप्स ये रह रहे हैं, तो इनका ग्रास को लेके आपस में कंपटीशन रहेगा ना। फिर सिम्बायोसिस है, दोनों को फायदा हो रहा है। इसी तरीके से अगर पैरासिटिज्म देख लें तो एक को फायदा है एक को नुकसान है। मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ। शॉर्ट टर्म अगर हम लोग बात करें तो एक स्पीशी अपने एनवायरनमेंट में क्या कर रही है, कौन से एनवायरनमेंट में रह रही है और क्या कर रही है, दैट इज निश। इसका एनर्जी फ्लो के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर लें, कोई स्पैरो है, अब ये फूड चेन में एनर्जी फ्लो में डिफरेंट तरीकों से आ सकती है। लाइक जो है वो ग्रास को खुद खा रही है, फिर बाद में जो है वो ईगल का शिकार हो जाती है। तो एनर्जी फ्लो बता रही है कि भाई ये स्पैरो का रोल क्या है इस एनवायरनमेंट के अंदर, कौन से लेवल पे आ रही है। आगे जब हम लोग देखते हैं कि इस बायोडाइवर्सिटी को क्या हम लोग असेस कर सकते हैं, जी हम लोग इस बायोडाइवर्सिटी को असेस कर सकते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसको असेस करने के। अब वो डिफरेंट फैक्टर्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, स्पीशी लेवल पे अगर हम लोग बात करें
तो जब हम लोग स्पीशी लेवल पे बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है कि एक स्पीशी की डाइवर्सिटी क्या है, मतलब एक इलाका है, इस इलाके में नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है भाई। पहली बात आ गई नंबर ऑफ स्पीशीज। दूसरी के बाद क्या आ गई रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट स्पीशी, कि कितनी तरह की स्पीशीज है, उसमें से कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी जो है वो डोमिनेंट है यहाँ पे, कौन सी रिसेसिव है, यानी कि किसकी तादाद बहुत ज्यादा और किसकी तादाद बहुत कम है, ये हमें स्पीशी लेवल पे पता लगता है। उसके बाद आगे जेनेटिक लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जेनेटिक लेवल में आ जाती है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है कि इनकी जेनेटिक वेरिएशन कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डॉग्स की बात करते हैं, एक इलाके में डॉग्स हैं, अब वो कितने डॉग्स हैं भाई, वैरायटी ऑफ डॉग्स कौन सी है। अब ये जो वैरायटी है दैट इज जेनेटिक वैरायटी, कि उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी जेनेटिक वैरायटी। और आपको पता है कि एक स्पीशी की सर्वाइवल के लिए जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है जेनेटिक वैरायटी। जो स्पीशी जितनी ज्यादा जेनेटिकली डाइवर्स होगी वो उतनी ज्यादा उस एनवायरनमेंट में सुटेबल होगी, वो उसी एनवायरनमेंट को उतना ज्यादा अपने चैलेंजेस को कॉप अप कर सकती है, उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। आगे इकोसिस्टम लेवल की अगर बात करें तो भाई कौन कौन सी तरह का इकोसिस्टम हो सकता है, तो आपके पास जो है वो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपके पास होता है, हो सकता है वेटलैंड में अगर हम लोग बात करें तो तीनों तरह का एनवायरनमेंट आ जाता है, फ्रेश वाटर आ जाता है, मरीन वाटर आ जाता है, और इन दोनों के दरमियान का पानी आ जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ब्रैकिश वाटर होता है वो, ब्रैकिश वाटर जो समुंदर के पानी से कम नमकीन हो लेकिन नॉर्मल वाटर से ज्यादा नमकीन हो, दैट वाटर इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर। तीनों तरह का जो है वो वेटलैंड का पानी बता दिया, मेरीन भी और फ्रेश वाटर भी। इसी तरीके से क्या आ जाता है आपके पास डेजर्ट इकोसिस्टम आ जाता है। अब अगर हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट में चेक करना चाहें कि आपके पास कितनी तरह की स्पीशीज हो सकती हैं, उसके लिए तो सबसे अच्छा मेथड है आपके पास वो रैंडम सैंपलिंग है, कि कौन सी स्पीशी पाई जा रही है और कितनी स्पीशी पाई जा रही है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा मेथड है वो है रैंडम सैम्पलिंग, कि आप लोग क्या कर रहे हैं रैंडमली इसमें सैम्पलिंग कर रहे हैं विदाउट योर ओन पर्सनल चॉइस और विल, दैट इज मिनिमम बायस। मतलब आपकी अपनी जो तरजीहात हैं, आपकी अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, उनको आपने क्या कर दिया है पीछे छोड़ दिया है। इससे हमें क्या पता लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एरिया है, ये एरिया है, अब यहाँ पे अगर मैं बायसनेस फॉर एग्जांपल ये वाला इलाका मुझे पसंद है, तो मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे रैंडम सैम्पलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से भी सैम्पलिंग कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं इंसेक्ट कलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सैम्पलिंग कर लेनी है, इधर से कर लेनी है, इधर से कर लेनी है, यहाँ से कर लेनी है, इधर से कर लेनी है। मतलब जहां जहां से रैंडमली मैं कर सकता हूँ सैम्पलिंग, वहां से सैम्पलिंग करूंगा। इस सैम्पलिंग का फायदा क्या होगा कि मुझे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो मोर रिलायबल मिलेंगे। लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि एक जगह है, वहां पे ड्रैगन फ्लाई कितनी है। अब ड्रैगन फ्लाई का पता मुझे तब भी लगेगा ना इस पूरे एरिया के अंदर जब मैं रैंडम सप्लाई जो है वो सैम्पलिंग करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरिया कोई 10 एकड़ के करीब एरिया है। अब वो 10 एकड़ में मुझे चेक करने हैं एफिड्स। एफिड्स छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं बेसिकली, जो क्या करते हैं आपकी फसलों को तबाह बर्बाद करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो आपको एफिड चेक करने के कितने हैं, तो आप 10 एकड़ में जमीन में जो है वो सारी जमीन का तो आप इकट्ठा डाटा नहीं ना ले सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई 10 पॉइंट डिफरेंट रैंडमली सिलेक्ट करके उन 10 पॉइंट्स का डाटा इकट्ठा कर लोगे। इसमें आपकी बायसनेस भी नहीं आएगी और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके पास रिलायबल आएगा। जब आपके पास रिजल्ट रिलायबल आएगा तो आप उसमें आपस में आप कंपेयर कर सकते हो कि ये जो एक्सट्रीम ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में तादाद कितनी है, इस कॉर्नर में तादाद कितनी है, इस कॉर्नर में तादाद कितनी है। ऐसे आप अंदाजा लगा लोगे कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है तो वो कौन सी जगह पे ज्यादा करना है, किस जगह पे कम करना है। आप इसको इजीली आपस में कंपेयर कर सकते हैं। आगे इनहेंसिव रिप्रेजेंटेटिवनेस, लाइक आप जो है वो देखिए, अब जब मैं बहुत सारे डिफरेंट एरियाज के अंदर कर रहा हूँ, हर एरिया को अब रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये एरिया इसको ये हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इसके मुकाबले में मैं अगर ऐसे करता, फॉर एग्जांपल मैं बड़ा सारा एरिया यहाँ से चूज कर लेता, तो साइडों की नुमाइंदगी तो ना ना होती, पता ही ना लगता कि साइडों पे क्या है। तो जब मैंने रैंडम किया तो हर जगह की नुमाइंदगी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाती है, तो आपकी रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। लास्ट में जब हम लोग बात करते हैं तो आपकी जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसको बढ़ा देती हैं। लाइक आपको पता होता है
कि कौन से एरिया में मेरे पास कौन से स्पीशी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पीशी ऐसे स्पीशी को चेक कर रहे हैं जिसको कंजर्व करना आपके लिए जरूरी है, लाइक ये है आपके लिए कोई फायदेमंद कोई स्पीशी है आप देखना चाह रहे हैं। अब वो इस इलाके में ज्यादा थी, इधर थोड़ी थी, तो आपको जो भी प्रोटेक्टिव मैयर इख्तियार करने हैं वो इस इलाके में ज्यादा करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीशी को कंजर्व करना था। यहाँ पे आपका टॉपिक बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके।